गुड मॉर्निंग। मैं मुकुल ज्योति मिंज, डाइट संकाय सदस्य गुमला। बच्चों, आज मैं विज्ञान विषय में 7वीं क्लास में चौथा पाठ अपशिष्ट जल कारण एवं निपटान, जिसको इंग्लिश में वेस्ट वाटर कॉज एंड डिस्पोजल कहते हैं, इसको मैं पढ़ा रही हूँ। तो इस पे सबसे पहले इस पाठ में हम क्या क्या जानेंगे, इसको मैं बताना चाहती हूँ। इसमें घरों, उद्योगों, होटलों, अस्पतालों, विद्यालयों और अन्य मानव क्रियाकलाप में उपयोग के उपरांत पुनः उपयोग में न आने वाला जल अपशिष्ट जल में बदल जाता है। जब इसे बहा दिया जाता है तो यह वाहित मल कहलाता है। मतलब जो भी पानी का प्रयोग हम लोग करते हैं और उपयोग न करने के बाद वह उपयोग में नहीं आता है, वह गंदा हो चुका होता है, तो उसको बहा दिया जाता है। तो इसी बहाने वाले पानी को क्या बोलते हैं? वाहित मल। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट पदार्थ होता है जो जल और मृदा का प्रदूषण करता है। अपशिष्ट जल को वाहित मल उपचार संयंत्र में उपचारित किया जाता है, मतलब इसको फिर से हम लोग साफ कर सकते हैं। ठोस कचरा को कदापि नाली में नहीं डालना चाहिए, उसे हमेशा कूड़ादान में डालना चाहिए। खुली नाली व्यवस्था मच्छर, मक्खी और अन्य सूक्ष्मजीवों के लिए प्रजनन स्थल प्रदान करती है, जो रोग उत्पन्न करती है। अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पादक अपांग और बायोगैस हैं। हमें खुले में मल त्याग नहीं करनी चाहिए, जिसके लिए सरकार बहुत सारे शौचालय भी बना रही हैं। बड़े पैमाने पर अपशिष्ट जल का उपचार 3 चरणों में किया जाता है। प्राथमिक उपचार में बड़ी वस्तुओं को छान कर अलग कर लिया जाता है। द्वितीयक उपचार में जल में उपस्थित पदार्थों को ऑक्सीकृत करने के लिए रख लिया जाता है। तृतीयक उपचार में उपचारित जल को क्लोरीनेशन टैंक में डाला जाता है, जिससे सूक्ष्म जीव समाप्त हो जाते हैं। तो हमारे चारों ओर स्वच्छता न होने से कई तरह के रोग फैलते हैं। सेप्टिक टैंक वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था है। तो ये सारी चीज़ें हम इस पाठ में एक एक करके पढ़ेंगे। तो आप इसे ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आप अपनी किताबें देखें। तो यहाँ ये क्या है? अपशिष्ट जल एवं निपटान। तो गांव या शहर सभी जगह हम प्रतिदिन जल का उपयोग करते हैं। परिणाम स्वरूप उपयोग के उपरांत ज़्यादातर ये दूषित रूप में बहा दिए जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं किन किन कार्यों के उपरांत दूषित जल घर के बाहर बहा दिए जाते हैं? क्या घरों के अलावे और कहीं किन्हीं जगहों में दूषित जल निकलता है और नलियों में बहा दिया जाता है? ऐसे दूषित जल क्या कहलाते हैं? तो ये ऐसे दूषित जल क्या कहलाते हैं? अपशिष्ट जल। क्या कहलाते हैं? अपशिष्ट जल। ये अपशिष्ट जल कहाँ जाता है? ये हमारे पर्यावरण पर क्या असर डालता है? क्या इसे हम इस प्रकार के व्यर्थ में बहा देना चाहिए? मतलब ये प्रश्न है, सवाल किया जा रहा है। दूषित जल को उपयोगी बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? आइए इन सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो अभी हम जानेंगे जल मूलभूत आवश्यकता है। जल के बिना हम लोग जीवित भी नहीं रह सकते हैं, मूलभूत आवश्यकता है। क्या जल के बिना जीवन की कल्पना की जा सकती है? स्वच्छ जल हमारी मूलभूत आवश्यकता है। निम्नलिखित क्रियाकलाप के द्वारा स्वच्छ जल के विभिन्न उपयोगों पर विचार करते हैं। तो जल की सफाई के प्रक्रम में जल स्रोतों में प्रवेश अथवा उसके दोबारा उपयोग के पहले हमें उनमें मौजूद प्रदूषकों को अलग करना जरूरी है। ये प्रदूषकों का मतलब क्या हुआ? जितने भी पानी में जितने भी गंदगी हैं, जितने भी कई प्रकार के गंदगी होते हैं, उसको प्रदूषक बोलते हैं, प्रदूषक। तो ये प्रदूषक को हटाना जरूरी है सबसे पहले, जल सफाई करने से पहले। तो यहाँ पर क्रियाकलाप दिया हुआ है, स्वच्छ जल के उपयोग लिखिए। ये आप अपने से कॉपी पर बना लेंगे क्या क्या उपयोग होता है। वर्तमान समय में उपयोग किए जाने वाले स्वच्छ जल सभी को उपलब्ध नहीं है। स्वच्छ जल की अनुपलब्धता के कारण विश्व की जनसंख्या में बहुत बड़ा भाग दूषित जल से संबंधित रोगों से पीड़ित रहता है।
यह विडंबना ही है कि हमारे देश में आज भी लोगों को स्वच्छ जल लाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। यह गंभीर समस्या, क्या यह गंभीर समस्या नहीं है? है ना बच्चों, ये गंभीर समस्या। तो आप लोग भी इससे वाकिफ़ हैं, आप लोग भी जानते हैं कि पानी के लिए कितनी तकलीफ होती है। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इसको आप याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के जनरल असेंबली 2005 से 2015 की अवधि में जल के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया है। किस समय किया गया है? 2005 से 15 के बीच में। तो इसे आप याद रखेंगे। क्या अपशिष्ट जल को स्वच्छ कर पुनः उपयोग में लाया जा सकता है? जल की सफाई करने के प्रक्रम में अपशिष्ट जल को जल स्रोतों में छोड़ने से पहले प्रदूषकों को अलग किया जाता है। अपशिष्ट जल के उपचार ट्रीटमेंट में यह प्रक्रम सामान्य रूप से वाहित उपचार कहलाता है। क्या कहलाता है? वाहित मल उपचार कहलाता है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। किसा होता है? ये द्रव रूपी होता है। इसमें अधिकांश जल की मात्रा होती है जिसमें घुले हुए विभिन्न प्रकार के दूषित पदार्थ होते हैं, और ये दूषित पदार्थ क्या कहलाते हैं? संदूषक कहलाते हैं, जिसे आप याद रखेंगे, संदूषक। यहाँ जो है कार्बनिक औषधियाँ क्या क्या हो सकती हैं, तो ये आपकी किताब में अच्छे से दिए हुए हैं। मल, मानव मल, जैविक अवशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया और फल सब्जी, ये सब कार्बनिक औषधियाँ हैं। अकार्बनिक में नाइट्रेट, फास्फेट, धातु, फास्फोरस, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, ये है अकार्बनिक। पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं फास्फोरस, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। जीवाणु वाले जो होते हैं वो होते हैं हैजा, टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले कीटाणु होते हैं इसमें, जो सबसे खतरनाक होते हैं। अन्य जीव पेचिस आदि रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं, ये सूक्ष्म जीव होते हैं। वाहित जल के रंग, गंध और किसी अन्य अवलोकन को नोट करना है। आप लोग जानते हो ना, गंदा पानी में जाकर अगर खड़े हो जाओगे तालाब या पानी के पास में, तो गंध आने लगता है, तो उसका गंध। तो यहाँ पर वाहित मल का प्रकार, उत्पत्ति स्थल और संदूषक पदार्थ, ये आप अपने से इसको कर लीजिएगा। व्यावसायिक अपशिष्ट, अन्य अपशिष्ट, दुर्गंधित अपशिष्ट कहाँ से आएगा? शौचालय से आएगा, अधिकतर शौचालय से ही आता है। व्यावसायिक अपशिष्ट में जहाँ कारखाना है, बहुत सारे प्रयोग चलते हैं, केमिकल कारखाना है, चाहे खाद का कारखाना है, किसी प्रकार का भी कारखाना है, वहाँ गंदगी मिलेगी। तो ये अपशिष्ट पदार्थ हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। वाहित मल खुले नालियों से जाकर पेयजल स्रोतों में मिल जाते हैं, जिससे वातावरण प्रदूषित होता है। उन नालियों में खतरनाक मच्छर पैदा होते हैं जो मलेरिया, चिकनगुनिया, क्या क्या बीमारी करते हैं? मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसे बीमारी उत्पन्न करते हैं, और ये खतरनाक मच्छर भी पैदा करते हैं। ये वाहित मल के पेयजल स्रोत से मिलने के कारण मनुष्य, जंतु एवं पेड़ पौधे भी इससे प्रभावित होते हैं। पेड़ पौधे भी इससे कैसे प्रभावित होते हैं? उनको उचित पोषण नहीं मिल पाता है, जंतु को भी गंदगी मिलता है, जिससे उसका शरीर खराब होने लगता है, तरह तरह की बीमारियां होने लगती है। तो जैसे यहाँ चित्र पर दिया हुआ है, आप देख रहे हैं कि कितना गंदा है। यहाँ चापाकल है, यहाँ चापाकल के बगल में गंदगी है, पानी जो कि नीचे जा रहा है, और रास्ता में भी पानी गंदा है। तो इस तरह से ये गंदा दिखाया गया है। तो अगर इसको ग्रामीण क्षेत्र के हैं और शहरी क्षेत्र में भी ये क्या है, इस तरह के गंदगी दिखाया गया है। ये शहरी क्षेत्र है, इसमें भी उद्योग है, विशेष रूप से उद्योग है, आवास है, सब घर के पानी, गंदे पानी आते हैं। यहाँ बोरिंग का पानी है जो नीचे स्तर से निकलता है। तो ये दोनों शहरी और क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र का वाहित मल के बारे में दिखाया गया है चित्र पे। अपशिष्ट जल के प्रबंधन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अपशिष्ट जल का प्रबंधन, अगर आप जान चुके हैं किसी तरह का वाहित मल कई स्रोतों से प्रतिदिन बाहर निकलता है, इसलिए इसे नदियों में प्रवाहित करने के पूर्व उपचारित करना आवश्यक है। क्या करना है? इसको उपचारित करना आवश्यक है।
उपचारित आवश्यक है। शहरों में वाहित मल को प्रायः भूमि के अंदर पाइपों की मदद से सीधे जल स्रोतों में प्रवाहित कर दिया जाता है। भूमि के अंदर स्थित इन पाइपों के जाल को क्या कहते हैं? सीवर। याद रखिएगा, जो पाइपों के जाल होते हैं उसको सीवर कहा जाता है, जो जलीय कचड़ों को क्या करते हैं? उद्गम स्थल से विसर्जन स्थान तक तो मैन होल के द्वारा इन सीवरों की सफाई की जाती है। जैसे कि आप चित्र पर देख रहे हैं, ये मैन होल है, ये जहाँ इसके द्वारा सीवरों की सफाई की जाती है। तो जलीय कचड़ों को सीधे जल स्रोतों से प्रवाहित के पूर्व उपचारित करना आवश्यक है। तो फेंकना नहीं है, उसको उपचार करना है। इसके उपचार के विभिन्न 3 चरण हैं। क्या क्या चरण है? 3 चरण। प्राथमिक उपचार, सबसे पहले जलीय कचड़ों को नालियों की मदद से जगह जगह पर अवस्थित पंप हाउस में एकत्रित किया जाता है और इसे पुनः मल जल उपचार संयंत्र या इसको बोलते हैं सीवेज प्लांट या मल जल उपचार संयंत्र तक लाया जाता है। यहाँ बड़े लोहे की जालियों की मदद से बड़ी वस्तुएं जैसे क्या क्या हो सकता है? कचड़ा, कपड़ा, प्लास्टिक के टुकड़े को अलग छान लिया जाता है। किसमें? लोहे की जाली की मदद से। इसके बाद प्राप्त जल को अवसादन टैंक या सेडिमेंटेशन टैंक में डाल दिया जाता है। इसमें निलंबित कंकड़, बालू जैसी अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। इन अशुद्धियों को प्राथमिक कीचड़ या प्राइमरी स्लज भी कहा जाता है। इन कीचड़ों को बाहर निकालकर जीवाणुओं जैसे एनारोबिक बैक्टीरिया, इसको क्या बोला जाता है? अनएरोबिक बैक्टीरियल द्वारा अपघटित कर इसका उपयोग बायोगैस जैव उर्वरक बनाने में किया जाता है। तो फिर से आपको उसको समझना चाहिए कि प्राथमिक कीचड़ जो प्राइमरी स्लज है वो क्या क्या है? निलंबित कंकड़, बालू जैसी अशुद्धियाँ ये नीचे बैठ जाती हैं। तो इस तरह की अशुद्धि को प्राथमिक कीचड़ या प्राइमरी स्लज कहते हैं और इस कीचड़ को बाहर निकाल दिया जाता है। फिर जो जीवाणु इसमें होते हैं, अनारोबिक होते हैं, उसको अपघटित कर इसका उपयोग इसमें किया जाता है बायोगैस और जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ प्राथमिक उपचार 3 तरह के पिक्चर दिए हुए हैं, जिसमें है प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार और तृतीयक उपचार में पूरी तरह से साफ कर लिया जाता है। प्राथमिक उपचार में बताया गया पहले। द्वितीयक उपचार अब देखते हैं। द्वितीयक उपचार में क्या है? द्वितीयक उपचार, इसके बाद उपचारित जल के खुले वातन टैंक क्या बोलते हैं इसको? खुले वातन टैंक, जिसको एरिएशन टैंक में डाला जाता है। यहाँ उपस्थित वायवीय जीवाणु या एरोबिक बैक्टीरिया जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देते हैं। यहाँ क्रिया पूर्णतः जैविक होती है। जीवाणुओं को श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एरोबिक बैक्टीरियल है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीकरण क्रिया को तीव्र करने के लिए बाहर से टैंक में हवा प्रवाहित की जाती है। क्या की जाती है? हवा, बाहर से हवा प्रवाहित की जाती है ऑक्सीकरण करने के लिए। इस उपचार के बाद बची अशुद्धियों को द्वितीयक कीचड़ या सेकेंडरी स्लज कहते हैं। इससे भी जैव उर्वरक एवं बायोगैस बनाया जाता है। बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। तृतीयक उपचार, इसके बाद उपचारित जल को क्लोरीनेशन टैंक में डाला जाता है, जैसे कि आप चित्र पर देखे थे, जिसमें जल में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीव समाप्त हो जाते हैं। इसमें जो हानिकारक सूक्ष्म जीव बचे होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इस उपचारित जल को जल स्रोतों में प्रवाहित किया जा सकता है। इस जल का उपयोग सिंचाई, औद्योगिक प्रक्रमों में भी किया जा सकता है।
यहाँ जो जलकुंभी आप लोग देखा होगा ना, जलकुंभी पानी में रहता है, पत्ता मोटा इसका मोटा मोटा होता है, उसको बोलते हैं जलकुंभी या वाटर हाइनोथ। और यूकलिप्टस जो लंबा लंबा ऊंचा पेड़ होता है, में भी तेजी से अपने आसपास के दूषित जल को क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, वातावरण में शुद्ध जलवाष्प मुक्त करते हैं। मतलब सोख लेने के बाद वो जो पत्तियों तक जाता है पानी और जलवाष्प होकर मुक्त हो जाता है। तो इस तरह आप लोग चित्र में देख सकते हैं, यहाँ दिखाया गया है रुक्का फिल्ट्रेशन प्लांट। ये रुक्का फिल्ट्रेशन प्लांट है, इस तरह का काम होता है, और जो हम लोग को पढ़ाया गया, बताया अभी आप लोगों को। तो ये रुक्का कहाँ पर है? रुक्का रांची हजारीबाग जाने के रास्ते पर रुक्का डैम है। जब कभी आप लोग को जाने का मौका मिले तो देख लीजिएगा जाकर वहाँ। तो घरों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, घरों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। आप जो पेयजल विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कर उपयोग में करते हैं, क्या यह शुद्ध है? इसमें कई प्रकार के घुलनशील और अघुलनशील अशुद्धियाँ होती है। इसके उपचार के लिए कई तरह के फिल्टर बाजार में क्रय किया जाता है। इनमें कुछ फिल्टर के चित्र नीचे दिए गए हैं, जो कि आपके घर में भी फिल्टर होगा। इस तरह के फिल्टर विभिन्न प्रकार के होते हैं। क्या घरेलू उपाय के द्वारा हम शुद्ध पेयजल प्राप्त कर सकते हैं? एक बर्तन में गंदा जल लेना है, उसमें थोड़ी सी फिटकरी डालना है। क्या डालना है? फिटकरी तो आप लोग जानते हैं, सफ़ेद रंग का होता है ये फिटकरी, और इसमें चम्मच को अच्छी तरह से मिला लेना है। आप देखेंगे कुछ देर के बाद कि जिस बर्तन में फिटकरी डाली गई थी उस जल में उपस्थित जितने भी गंदगियां हैं वो क्या होते हैं, तल में बैठ जाते हैं। फिटकरी डालने से क्या होते हैं, तल में बैठ गई तथा जल साफ हो गया। और पुनः इस साफ जल को छन्ना पत्र की मदद से छानकर अलग अलग जल को साफ पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, इस तरह का चित्र दिया हुआ है जिसको हम लोग छन्ना पत्र पर कर सकते हैं। तो यहाँ जो घरेलू सावधानियाँ हैं, घर में उपयोग किए जाने वाले पेयजल को साफ सुथरी कपड़ा में छाना जा सकता है, पानी को उबाल कर शुद्ध किया जाता है। तो बच्चों, अब आप भी शुद्ध पानी छान कर पिया करेंगे। तो इन्हें भी जानिए, सुझाव दिया गया है कि हमें वाहित मल संयंत्र के चारों ओर यूकलिप्टस के वृक्ष लगानी चाहिए। कैसा जो आप चित्र में देख रहे हैं ना, यही यूकलिप्टस है। और ये वृक्ष समस्त अंतरिक्ष अपशिष्ट जल को अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल में निर्मुक्त करते हैं। ये है यूकलिप्टस का वृक्ष। अपशिष्ट पदार्थ कूड़ा कचरा निपटान। अपशिष्ट पदार्थ कूड़ा कचरा निपटान इस तरह से होता है। अपशिष्ट पदार्थ एवं कूड़ा कचरा हमारे दैनिक क्रियाकलापों में परिणाम है, लेकिन हमारे प्रयासों से हम इसे सीमित अवश्य कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सीमित कर सकते हैं। हम सभी कूड़े कचरे को उठने वाली दुर्गंध से क्या होते हैं, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। जागरूक नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में चर्चा करें। मतलब व्यक्तियों को बताना होगा कि इस तरह से आप लोग उस पर साफ रखिए। सड़कों पर बिखरे कचरे या अपशिष्ट पदार्थ का पर रोगवाहक मच्छर, मक्खियाँ और अन्य कीट पनपने लगते हैं। एक जागरूक नागरिक के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम नगरपालिका पंचायत को इस विषम परिस्थिति के बारे में आग्रह करें, और किसी घर से निकलने वाला वाहित जल पास पड़ोस की गंदगी फैला रहा हो तो आप उन्हें अन्य नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील होने का निवेदन करें। क्या हम इस तरह से अपने कर्तव्य का निर्वाह कर अपशिष्ट जल संयंत्र का बोझ कम नहीं कर सकते? स्वच्छता की कमी और दूषित जल से उत्पन्न होने वाले रोग की चर्चा करें। तो इस तरह के ये सब है जिसको हम लोग चर्चा करके एक बड़ा भाग जनसंख्या 22% आज भी क्या करता है, शौचालय से वंचित है, वह खुले स्थान पर रहते हैं। फिर भी सरकार इस ओर में काफ़ी ध्यान दे चुकी है। वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था। इसमें वैकल्पिक व्यवस्था किया जाना चाहिए, जैसे सेप्टिक टैंक
उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहाँ मल वाहन की व्यवस्था नहीं है, जैसे अस्पताल, विद्यालय भवन, अलग अलग बड़े मकान और 4 से 5 घरों का समूह हो। रासायनिक शौचालय भी होता है, एक कंपोस्ट पिट भी होता है। और हवाई जहाज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हवाई जहाज वाहित मल का निपटान कैसे होता है? कुछ संगठन मानव अपशिष्ट के स्वच्छता निपटान की तकनीक सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन शौचालयों में अपमार्जन की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होता है? अपमार्जन की आवश्यकता नहीं होती है। शौचालय से मल बंद नालियों से होता है और बायोगैस संयंत्र में चला जाता है। उत्पन्न होने वाले बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में होता है। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत में इसमें खाना बना सकते हैं, कुछ भी उसमें ऊर्जा का के रूप में इसका प्रयोग हो सकता है। सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता, लाइट जला सकते हैं ना उससे, बायोगैस से। सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता, हमारे देश के समय समय पर मेलों का आयोजन होता है, बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग लेते हैं। इस प्रकार बाजार, मेला, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, अस्पताल आदि बहुत भीड़ वाले संयंत्र व स्थल सार्वजनिक स्थल होते हैं। यहाँ रोज हजारों लोग आते हैं। यहाँ बहुत मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ का जनित होता है। जैसे कि आप यहाँ कूड़ेदान देख रहे हैं, ये कूड़ेदान क्या है? एक नीला है और एक हरा है। तो नीला में क्या होता है? नीला में सूखा जाता है, और हरा में क्या होता है? हरा में गीला, जितने भी कूड़ेदान होते हैं। तो क्या हमारे उचित निपटान जरूरी है? अगर ऐसा नहीं किया जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे कई तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, फैल सकते हैं। तो कुछ नियमित मानक निर्धारित किए गए हैं, किंतु दुर्भाग्य से सख्ती से ये लागू नहीं किया जा रहा है। हमें कूड़े को इधर उधर फेंकने के बजाय कूड़ेदान में डालना चाहिए। यह सबकी जिम्मेवारी है, इसमें हमारी सहभागिता होनी चाहिए। तो नष्ट होने वाले कूड़ा, कागज, पत्तों के बचे हुए खाद्य पदार्थ को गड्ढे में डालकर कंपोस्ट खाद बनाना चाहिए। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं शौचालय, कृमि घर, ग्रीन फील्ड बेड, ये सब है। ये चित्र में दिया जा रहा है। ग्रीन फिल्टर बेड है, कृमि घर है, शौचालय है। तो इसका उपयोग हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। ठोस कूड़ादान नष्ट नहीं होने वाले को कभी भी नाली या सिंक में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वो जाम कर देगा। बचे हुए खाद्य पदार्थ को कदापि प्लास्टिक कवर में डालकर नाली में कभी नहीं फेंकना चाहिए। ये भी आप लोग जान लीजिए ठीक से। अपने पर्यावरण को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने के लिए सभी को भूमिका निभानी है, और जल स्रोतों को स्वस्थ अवस्था में बनाए रखने के लिए अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। हमें अपने जीवन जीने के तौर तरीके को अच्छी स्वच्छता की आदतों को अपनाना चाहिए। हमें वाहित जल मल के प्रभाव से मुक्त होने के लिए स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। साथ ही अपने समाज को भी प्रेरित करना होगा। हमारा देश एक परिवार के समान है। यदि सभी व्यक्ति मिलकर कार्य करें तो बहुत कुछ हो सकता है, और सामुदायिक कार्य में अत्यधिक शक्ति होती है। इसी तरह कृमि प्रसंस्करण शौचालय, भारत में शौचालय की रूपरेखा में परीक्षण किया गया है। इसमें मानव मल को केचुआ द्वारा उपचारित किया जाता है। केचुआ के उपयोग से जल की बहुत कम मात्रा आवश्यकता होती है। इसमें जल की कम मात्रा होती है। मानव मल पूर्णतः कृमि क्रेकों में परिवर्तित हो जाता है और मृदा के लिए अति समृद्ध क्या है? पोषक है। तो यहाँ इस तरह से इसका प्रयोग किया गया। शौचालय, कृमि घर और ग्रीन फिल्टर बेड, ये कृमि प्रसंस्करण शौचालय है। झारखंड में एकमात्र वाहित मल उपचार केंद्र कहाँ है? रुक्का, जो हजारीबाग रोड पर स्थित है। कहाँ है? हजारीबाग रोड। कभी आप लोग हजारीबाग जाने के रास्ते पर देख सकते हैं। तो ठोस कूड़ा को कपड़ा या कागज के से नव भारत जागृति केंद्र चकला और मांझी, रांची में क्या बनाए जाते हैं? कार्टून बनाए जाते हैं इससे, ठोस कूड़ा कागज से, और मांझी में कार्टून बनाए जाते हैं। झारखंड सरकार के प्रयास से हरमू नदी नाले के दोनों तरफ पक्कीकरण का कार्य किया गया है, जहां सेप्टिक टैंक का निर्माण किया गया है, ताकि वाहित मल नदी में ना बहा जाए और
वर्तमान में नदी में साफ जलधारा बहते हुए देखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर पहले की स्थिति है और ये अब की स्थिति है। कहाँ कहाँ है? हरमू नदी में। ये पूर्व का हरमू नदी है, ये बाद का एक पक्कीकरण किया गया है। इसी तरह रांची शहर कई तालाबों, बड़ा तालाबों, लाइन टैंक आदि को आम लोगों की मदद से स्वच्छ किया गया है। आम जन की जागरूकता का प्रतीक है। तो गांधी जी ने भी कहा था कि गंदगी में रहना गुलामी से भी ज़्यादा खतरनाक है। महात्मा गांधी के इस कथन का अभिप्राय आप आपस में चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ जो कुछ सवाल दिए हुए हैं, इन सवालों का जवाब आप बनाएंगे। जैसे नालियाँ में क्या होता है? दूषित और खालिस्तान अपशिष्ट के द्वारा अवरुद्ध हो जाता है। घरों द्वारा निर्मुक्त किए जाने वाला अपशिष्ट जल क्या कहलाता है? वाहित मल कहलाता है। वाहित मल में क्या क्या होते हैं? हैजा और टाइफाइड रोग उत्पन्न होते हैं। अपशिष्ट जल उपचार में सह उत्पाद क्या होता है? अपांक और बायोगैस है, जो कि आप लोग को पढ़ाने के दौरान बताया गया है। अब यहाँ जो है मिलान किया गया है। मिलान में क्या है? अकार्बनिक अशुद्धियाँ कौन होगा? नाइट्रेट धातुएं, है ना, नाइट्रेट धातुएं। और जीवाणु क्या होगा? हैजा टाइफाइड, हैजा टाइफाइड। पोषक तत्व क्या होंगे? फास्फोरस। कार्बनिक अशुद्धियाँ क्या होंगी? मानव मल, यूरिया, मूत्र। ठीक है। अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, सही उत्तर के आगे चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर जो सही आगे के उत्तर चिन्ह में लगाने में क्या है? दूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा स्वच्छ जल की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है ना। इसमें क्या होगा? कम होती है। वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है किससे? जीवाणु से। जैव आयनीकरण कचरा का उदाहरण कौन है? क्या है? पॉलीथीन की थैलियाँ। दूषित जल जनित रोग किससे उत्पन्न होता है? किससे होता है? हैजा से, है ना, हैजा होगा। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा दूषित जल उपचार का उत्पाद है? यहाँ पर कौन है? बायोगैस और स्लज। मनुष्यों के विभिन्न गतिविधियों द्वारा जल को प्रदूषित करने के कारण कई जल जनित बीमारियाँ फैलती हैं। इनमें जो बीमारी नहीं है, कौन सा जल जनित बीमारी नहीं है? दमा। तो जल जनित किन्हीं 2 रोगों का नाम लिखें। तो आप लोग जैसे भी जानते हैं जल जनित 2 रोग कौन कौन हो सकते हैं? मलेरिया और डेंगू। यहाँ मलेरिया भी है, मच्छर उत्पन्न होता है पानी में। हैजा भी आप कह सकते हैं, डेंगू भी कह सकते हैं। दूषित जल क्या है? यह कहाँ कहाँ से निकलता है? तो आप लोगों को जैसे बताया गया है, घर से निकलने वाले मल, मूत्र इत्यादि अविकार पदार्थ जो अन्य साफ जल को प्रदूषित करते हैं, दूषित जल कहलाते हैं। यह उद्योग, होटल, अस्पताल और स्कूल इत्यादि जगहों से निकलते हैं। तो जैव निम्नीकृत कचरे में 3 उदाहरण बताएं। इसमें कंपोस्ट खाद क्या है? कंपोस्ट खाद, बायोगैस, जलवाहक। खुली नालियों में जाम होने के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो ये सब आप कॉमन क्वेश्चन है जो अपने से आप बना सकते हैं। क्या है? प्लास्टिक, कचरा, कपड़ा, ये सब जो ठोस हैं वो सब है। तो इस तरह बाकी प्रश्नों का उत्तर आप अपने से बना लेंगे। आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगले वीडियो में दूसरे पाठ लेकर मैं उपस्थित होंगी। धन्यवाद।